बच्चों इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, और मैंने कहा था मैं सबसेट पढ़ाऊंगा, लेकिन वो टाइम ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग सबसेट देखेंगे, ठीक है, क्या होता है उसमें। एक चीज़ आती है पावर सेट क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चैप्टर की है वो होते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और इनको हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम काफ़ी अच्छी चीज़ होती है इससे, क्योंकि आप बड़े से बड़े सवाल वेन डायग्राम से काफ़ी जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी इसका यूज़ आप हर जगह करने वाले हो। वेन डायग्राम से आप बहुत ही सारी चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टाइम को ज़्यादा वेस्ट करे हुए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट और नहीं, यहाँ पे एंड होना चाहिए, मैंने और लिख दिया। सबसेट एंड सुपरसेट, बेटा ये एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या क्या होता है देखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको ध्यान से देखो। इफ दूसरा मार्कर का है ये रहा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, देन A is said to be a subset of B. Then A is said to be subset of B, ठीक है ना। And B is known as superset of A, ठीक। मतलब अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं A और B, तो जितने एलिमेंट्स A में हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर B में भी हैं तो A और B एक दूसरे A B का सबसेट कहलाएगा। और इसी का उल्टा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो B A का सुपरसेट कहलाएगा। कंफ्यूजन है? एग्जाम्पल देखो कैसे करना है। देखो अगर मेरे पास दो सेट है, मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेट A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ठीक है ना। वो इज सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि बेटा B के पास देखो आप इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे मान के चलो, ऐसे इसको हटा देते हैं, इस सबसेट ऑफ, इसको हटा दिया मैंने। मेरे पास दो सेट्स है बेटा A और B। A में एलिमेंट्स है 2 4 6 8, B में है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होगे जो भी एलिमेंट्स A में हैं वो B में भी हैं, ठीक है ना। देख रहे हो ना, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 4 6 6 8 8, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सबसेट हम लोग डिनोट करते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से या फिर ऐसे। दोनों को हम सेम ही मान के चलेंगे, क्योंकि देखो अभी बताते हैं क्यों। आपको कभी कभी किताब में ऐसे दिया जाता है, ऐसे करके सबसेट ऑफ बी, लेकिन आप ऐसे लेके चलना, ठीक है ना। हम लोग कॉमन रेशियो लेके चलेंगे, ठीक। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंगली आप ये बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब मैंने सिम्बल्स लिखाया था तो मैंने वहाँ पे लिखाया था ये कि ये इसका मतलब क्या होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। और इसी का उल्टा देखो, अगर ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप जब आप सुपरसेट लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए। आप लोगों सर ये तो लिखा तो एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे देखो बी मैंने पहले लिखा है, यहाँ पे बी बाद में लिखा है, इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो पढ़ने का अलग अलग तरीका है, ठीक। अब ये कुछ पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो सबसेट से रिलेटेड है, ठीक। वो क्या है देख लेते हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पॉइंट हमेशा याद रखो, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। एम्प्टी क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो आपने नल सेट पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में लोग पढ़ा चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में मैंने सबसे पहले ये बताया था, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है ना। तो आपको ये मान के चलना है एम्प्टी या फिर नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है बेटा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, मतलब कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 2 4 6 8, तो ये 2 4 6 8 मतलब ये जो पूरा सबसेट, ये एक सेट है ना a, ये खुद का सबसेट भी कहलाएगा, ठीक है ना। आपको सोचना नहीं, बस आप याद कर लो, ये सोच लो, ये हमेशा मतलब दिमाग में बैठा लो कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज इटसेल्फ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, अ सेट कैन हैव 2 की पावर n सबसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अ सेट कैन हैव 2 की पावर n सबसेट्स वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A।
बेटा ये आया कैसे, पहली चीज़ ठीक ये देख लेते हैं। आप इसको मतलब याद कर लो, प्रूफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ये पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि एक सेट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो आप सीधी बात है जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वहाँ पे लगा दो। जैसे मान लो 3 एलिमेंट्स है तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट्स उसके बनेंगे। अब कैसे आया, देखो कैसे आया, इसको जनरलाइज करके दिया गया, लेकिन मिला कैसे। देखो आपने अभी PNC मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, अगर आपने वो पढ़ा होता तो उससे और आसानी से समझ में आता, ठीक है ना। तो वैसे कि ये होता है, जैसे कि थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। कॉम्बिनेशन एक चीज़ होती है, जब आप 11th में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना, उसमें कैसे यूज़ करते हैं आप। जैसे मान लीजिए एक चीज़ होता है, लिखने का तरीका होता है NCR, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास N एलिमेंट्स हैं, उनमें से मैंने R एलिमेंट्स को चुना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब इसी का यूज़ करके हम लोग इसका पूरा वो प्रूफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको नहीं देखोगे वैसे, लेकिन मैं हल्का सा आपको हिंट देने वाला हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल नहीं पता होगा कोई बात नहीं, फैक्टोरियल नहीं पता है, n फैक्टोरियल इसको या तो ऐसे एक्सक्लेमेशन लगाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अभी कुछ पता नहीं तो आप टेंशन ना लेना, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। इसका यूज़ मत करना है, अभी आपको कुछ आता नहीं है तो अब फालतू में अपने आप को डिमोरलाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो अभी इसको मत देखना, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला, इसका यूज़ करके हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आपको समझ आ जाएगा, आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं एक चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ जो कुछ एक मतलब जो एक आम इंसान कर सकता है, ठीक है, जिसको PNC या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। वो कैसे करेंगे, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल्स टू, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है ना। सबसेट मतलब छोटे छोटे सबसेट कितने बन सकते हैं। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट देखो, ये हमेशा याद रखना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला सबसेट तो बन जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। या तो फाई दिखा दो या तो फिर खाली ब्रैकेट लिख दो ऐसे करके, ठीक है ना। फाई से दिखाएंगे हम लोग, फाई का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर जगह फाई यूज़ होता है, ठीक। तो पहला सबसेट तो हो गया बेटा एम्प्टी सेट, ठीक है ना। दूसरा सबसेट क्या बनेगा, दूसरा सबसेट बन जाएगा 1, ठीक। तीसरा सबसेट बनेगा 2, और बेटा चौथा सबसेट भी एक बनेगा, क्या बनेगा, अगला पॉइंट देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये 1, 2 जो है ना, ये भी एक सबसेट के रूप में गिना जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, कितने सबसेट बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लग गई। इसी प्रकार से मान लो अगर मैं 3 एलिमेंट्स होते मेरे पास, ठीक है ना, अगर मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स होते 1, 2 एंड 3, तो कौन कौन से बनते, तो देखो तो क्या होता, पहला मेरे को मिलता 5, मतलब एक नल सेट, ठीक है ना। दूसरा मिलता मेरे को 1, दूसरा मिलता मेरे को 2, और तीसरा मेरे को मिलता, यहाँ से इसको उठाओ, तीसरा मेरे को मिलता है यहाँ पे 3, ठीक है ना, ठीक। अब आगे देखो, अब पेयर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, अब चौथा सेट, वो 5वां सेट मिलेगा हमको 1, 2, ठीक है ना, 1, 2 या फिर 2, 1, क्योंकि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 1, 2, दूसरा मिलेगा बेटा हमको 2, 3, है कि नहीं, और फिर इसके बाद मिलेगा हमको 3, 1। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक और फिर से वाला पॉइंट देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये 1, 2, 3 खुद में भी एक सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8वां मिलेगा हमको क्या, 1, 2, 3। कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आया कि नहीं, 8 आ गया यहाँ पे, 8 मतलब कि 2 की पावर 3, देख रहे हो ना, 3 एलिमेंट्स मतलब 2 की पावर 3। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये था एक सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ था, ये असली प्रूफ नहीं था, मतलब ये तो एक जर्नलाइज में आप एक आम इंसान सोचेगा तो इस प्रकार से सोचेगा, ठीक है ना। तो ये वैसे मैंने प्रूफ अच्छे से बता दिया आपको, समझ में, इसको आप संतुष्ट भी हो चुके होंगे, ठीक है ना इससे। वैसे अगर अगला देखोगे आप तो ऐसे मतलब जो अगर आप जो हम लोग उसमें करते हैं NCR वाले में, मतलब वो कॉम्बिनेशन वाले में, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं उसमें, अगर मान लो किसी में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले
एक भी एलिमेंट नहीं चुना, मतलब NC 0, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर पहले मतलब n में से 0 एलिमेंट्स चुने, मतलब एक कैसा, मतलब आपके पास 3 चीज़ें रखी हुई हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट है और कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना। हाय हाय पानी आ गया मुँह में। हाँ ठीक, तो सुनो, आइसक्रीम है, चॉकलेट है और कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, आप इनमें से आप क्या क्या चुन सकते हो। पहला ऑप्शन कि आप इनमें से एक भी ना चुनो, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आप एक को चुनो, ठीक है ना, मतलब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं एक को चुनूँ, मतलब कि मैं n में से 1 को चुनूँ, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, पहला ऑप्शन था मेरे पास कि n में से मैं एक को ना चुनूँ, तीनों चीज़ों में से मैं एक भी ना चुनूँ। दूसरा ऑप्शन है मैं n में से सिर्फ एक चीज़ को चुनूँ, और मेरे पास तीसरा ऑप्शन है कि मैं n में से 2 चीज़ को चुनूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद n में से 3 चीज़ को चुनूँ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, कब तक, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, प्लस मैं n में से n चीज़ें चुन लूँ, मतलब सभी चीज़ें ले लूँ, ठीक है ना। तो ये होता है इसका फॉर्म एक तरीके से, ठीक है ना। और ये इसको जब हम लोग सॉल्व करके लाते हैं, जब मैं इस चीज़ को पूरा सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आखिरी में आता है एक एक्सप्रेशन छोटा सा, जिसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा, फिर से बोल रहा हूँ कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, तो आप इसको गौर मत करिए, लेकिन हाँ लिख लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके इसको अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है ना। और जो मैंने इससे पहले अभी जो प्रूफ बताया आप वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। और अब शायद आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये 2 की पावर n क्यों आया। तो बेटा ये था छोटा सा ब्रीफ, एक मतलब छोटी सी कहानी सबसेट और सुपर सेट की। अब हम लोग देखेंगे अगला, एक और चीज़ बचती है सब पावर सेट, वो देखते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे उसके बाद वेट डायग्राम पर। बच्चों पावर सेट में कुछ नया नहीं है, बस काफ़ी छोटी सी चीज़ है, इतना ही डेफिनेशन है छोटा सा। पावर सेट होता क्या बेटा, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट, मतलब जितने भी सबसेट्स बने ना उन सबका भी एक सेट बना दिया जाए तो उसको पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, इसमें 1, 2 ये है ना, तो इनके सबसेट्स में निकालता हूँ तो अलग अलग लिखता हूँ, कैसे, एक 5 आता है, ठीक है, कॉमा 1 आता है, कॉमा 2 आता है, 3 बोल रहा हूँ सॉरी, और एक लास्ट में ये खुद आ जाता है 1, 2 करके, ठीक है ना। तो ये मेरे सबसेट्स आते हैं। अगर मैं इन्हीं सबसेट्स को भी एक सेट बना के लिख दूँ तो उसको पावर सेट बोला जाता है। और पावर सेट को डिनोट करते हैं हम लोग PA से, जहाँ पे A सेट है जिसके ये सबसेट्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास सेट था A = 1, 2, तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा, इसके सारे सबसेट्स इसके सारे सबसेट्स लिए हमने और उन सबका भी एक सेट बना दिया, तो उसको मैं डिनोट करता हूँ PA से। बस इतनी ही चीज़ है पावर सेट में, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज़ बतानी है आपको, वैसे कि ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी एक चीज़ अभी कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं। तो जब ये लिखा जाता है ना बेटा, तो इसका मतलब होता है वो प्रॉपर सेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट मतलब, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर सस्पेक्ट में ये होता है, अरे सस्पेक्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट में बेटा ये होता है कि जो हम लोग नहीं लास्ट में इंक्लूड करते हैं कि ये खुद भी एक इसका सबसेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें बस ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी जो 1, 2 में जैसे एग्जांपल लिखा था मैंने यहाँ पे, इसको हटाओ, ये था ना मेरे पास, ये आ रहे थे। तो जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूँगा तो उसके एलिमेंट्स में मैं इस एलिमेंट को 1, 2 को नहीं काउंट करूँगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो रहा है कि सिर्फ उसके टुकड़े ही चाहिए हमको, पूरा का पूरा वो नहीं चाहिए। आप ये सोच सकते हो, ठीक है ना। एक खाली वाला ले लो और 1, 2 ले लो, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया उसका प्रॉपर सबसेट का मतलब। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इससे, सिर्फ ऐसा लिख के, ठीक है। और जब मैं सिर्फ सबसेट बोलता हूँ तो सबसेट को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो हाँ, वैसे आप बोल सकते हो कि सर ज़्यादातर तो हम लोग को फिर ये यूज़ करना चाहिए, तो कोई बात नहीं। वैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ पे अगर प्रॉपर सबसेट और सबसेट की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे आप याला यूज़ कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप चाहो तो वैसे अच्छा ही आप याला यूज़ कर लो, अब मैं भी यही बोलूँगा, क्योंकि क्या पता कहाँ पे क्या हो, आपको इसी बार इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको इस दोनों में डिफरेंस भी याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जो डिफरेंस था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा ऑपरेशंस
ऑन सेट्स, ठीक है ना, या फिर उसको मैं पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है वो भी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। हो सके मतलब कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाए। तो बेटा पहली चीज़ तो ये कि वेन डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं या फिर कैसे देखा जाता है उनको, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज़ वेन डायग्राम दिखते कैसे हैं, उनकी एक आम शक्ल होती है, वो एक रेक्टेंगल के अंदर बनते हैं हमेशा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल के अंदर बनते हैं। और इस रेक्टेंगल को हम लोग मानते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है, या फिर आम भाषा में या फिर मेरी भाषा में शर्मा जी का बेटा है, ठीक है ना। तो उसको कभी कभी यू से या फिर कभी कभी म्यू, आपने सुना होगा एक साइन होता है म्यू या फिर यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग सर्किल शेप लेते हैं, वो होते हैं हमारे सेट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है ना। तो इन ए और बी को मैं इसके अंदर डिनोट करूँगा सर्किल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस प्रकार से मैं सेट्स को सर्किल की फॉर्म में लूँगा और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के फॉर्म में लूँगा, ठीक है ना। मैं दुनिया भर की जितनी खूबियाँ हैं वो इसके पास हैं ही, ठीक है ना, इसके पास तो है ही, और उसमें से कहीं छोटी मोटी जगह पे आप भी आते हो, आपके पास भी कुछ खूबियाँ हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, ऐसा कुछ देखेंगे। अब देखो अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि अब हमने जो कुछ पढ़ा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी A के पास एलिमेंट्स हैं वो B में होंगे ही होंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी A सबसेट तभी कहलाएगा B का जब A के एलिमेंट्स B में भी होंगे। तो अगर मैं इस सेंटेंस को या फिर इस स्टेटमेंट को कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, अगर मैं इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं या फिर दिखाऊं तो कैसे दिखाएंगे, देखो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। इसको हटाया, मेरे पास एक होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बड़ा सा प्यारा सा, ये होगा मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक। इसको मैं म्यू से या फिर यू से डिनोट करूंगा, दो साइन होते हैं, ठीक। उसमें मेरे पास होगा एक, देखो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, समझ रहे हो, मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है, ठीक है ना, तभी तो ए उसमें समा पाएगा। तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि मेरे पास ये है एक सेट, ये मेरा सेट बी है और ए बी का सबसेट है, मतलब कि ए बी के अंदर आ रहा है कि नहीं, और ये हो जाएगा मेरा सेट ए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ये ब्लू से मैंने ए को दिखाया है और ब्लैक से मैंने बी को दिखाया है, ठीक है ना। तो ये शो करता है कि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है, मतलब कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस डायग्राम से ये शो होता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। कुछ इस प्रकार से खेला जाता है वेन डायग्राम्स के थ्रू, और इन्हीं से हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कैसे करे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। बेटा ये है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर मैं वेन डायग्राम भी बना के दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन यूनियन ऑफ ए एंड, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी, यार मैं भी सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स ब्रदर, ठीक। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इधर ए और बी, ठीक है ना। अपनी डेफिनेशन दोबारा पढ़ देता हूँ, बीच में थोड़ा सा फ्लो खराब हो गया था, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इधर ए और बी। मतलब अगर मेरे पास कोई दो सेट है ए और बी और मेरे को उनका यूनियन लिखना है, मतलब उसका ए यूनियन बी पता करना है मेरे को, तो वो ए यूनियन बी में वो सारी एलिमेंट्स आने वाले हैं जो या फिर ए में हो या फिर वो बी में हो, उन सबको मैं उठा के रखने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ आपको ऐसे करके कि ए में मेरे पास है 1 2 7, ठीक है, और मेरे पास बी में है 2 6 7। तो अगर मैं ए यूनियन बी को बेटा ऐसे शो करते हैं यू बना के, ठीक है ना। ए यू नहीं होता, मतलब हल्का सा ये सेमी सर्कल जैसा होता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी अगर मैं शो करूँगा तो उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो या फिर वो बी में भी हो। जैसे कि 1 2 6 7, 2 दो बार आ रहा था इसलिए मैं रिपीट नहीं करा, ठीक है, 7 दो बार आ रहा था इसलिए मैं रिपीट नहीं करा। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है, तो ए यूनियन बी कुछ ऐसे दिखेगा हमको, ठीक है ना। अब आते हैं इसके वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम को कैसे शो करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया 2 मार्कर्स की जरूर पड़ने वाली है। देखो पहले तो मेरे पास होगा एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट मैं किससे शो करता हूँ, रेक्टेंगल से, है कि नहीं। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक। मेरे पास 2 सेट्स हैं ए और बी, मेरे पास एक ए है और एक बी है,
ठीक है ना बेटा। तो हमको अगर यूनियन निकालना है तो वो सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करेंगे हम लोग, जो कि ए में भी हैं, मतलब ऐसे शेड कर देंगे ए को भी, और जो कि बी में भी हैं, ठीक है ना। ठीक इस प्रकार से शो कराता है वेन डायग्राम को, ये ए के लिए, ये बी के लिए। अब बेटा ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। देखो पता है इनको हमेशा एक साथ बनाते हैं हम लोग, इनका देखो इस फॉर्म में बनाया जाता है इनको। जैसे कि बताऊँ अगर मैं ए और बी हमेशा ऐसे दिखाया जाता है जो एक दूसरे से टकरा रहे हो, इससे अच्छे से समझ में आता है। कैसे? जब मैं बोलूँगा ए यूनियन बी, तो देखो जो वैल्यूज़ ए में है, ठीक है, जो वैल्यूज़ ए में है वो भी इंक्लूडेड है, जो वैल्यूज़ सिर्फ बी में है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और जो वैल्यूज़ दोनों में है, यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा वो वैल्यूज़, जैसे कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दोनों में है ना, तो हम लोग 2 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। 2 को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट शेड होने वाला है, और जहाँ जहाँ हम लोग शेड करते हैं मतलब वो वैल्यूज़ हमारी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपको अगर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको अगर देखो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बेटा इसको बार बार देखना, और अगर प्रॉब्लम आ रही तो मेरे से ज़रूर पूछना, क्योंकि बेटा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर में तो पढ़ रहे हो, प्लस आगे आने वाले हर चैप्टर में पढ़ने वाले हो, और ज़रूरी नहीं सिर्फ आप सेट्स या फंक्शंस में ही इसका यूज़ करो, आप डेली लाइफ में जो भी करना चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से इसका यूज़ आता है तो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान, और अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने वाला है, लेकिन अगर नहीं आया तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगने वाली है इसमें, ठीक है ना। अब देखो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हो रही होंगी कि सर आपने ये वाली वैल्यूज़ भी ले ली, मतलब ये रिपीटेड, आप यहाँ बोले कि रिपीटेड वैल्यू लेनी नहीं है हमको, यहाँ पे आप रिपीटेड वैल्यू भी ले रहे हो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये तो बेटा नोटेशन हो गया कि इसको अगर मेरे पास 2 सेट्स है ए और बी, तो अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ तो उसमें सारी वैल्यूज़ में ले लूँगा, क्योंकि जो ए में आ रही है वो भी, जो बी में आ रही है वो भी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो कैसे, अगर मेरे को जो फॉर्मूला वैल्यूज़ निकालनी है, एलिमेंट्स निकालने हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को निकालना है ए यूनियन बी, मतलब ये कार्डिनल, आप कह दो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कार्डिनल नंबर्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने हैं, तो इसका मतलब n अगर मैं लगा रहा हूँ मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन ए, मतलब जितने एलिमेंट्स ए में हैं वो, प्लस एन बी, मतलब जितने एलिमेंट्स बी में हैं वो, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन क्या होता है इसके बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं बच्चा, पहले इंटरसेक्शन ही बता देते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले अब देखो आप इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा सेट में आता है मेरा, दूसरी चीज़ आती है मेरी इंटरसेक्शन, SECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो दूसरा ऑपरेशन मेरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये था बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। अब बेटा देखो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का खेल, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू इधर ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पे और आ रहा है और यहाँ पे एंड आ रहा है। बेटा इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मतलब है, आप ये मान के चलो सिर्फ वर्डिंग नहीं है, इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और का मतलब होता है कि बेटे या तो वो ए में आ जाए या तो वो बी में आ जाए, ठीक है। मतलब मेरे पास ऑप्शन चल रहा है, और में चलता है मेरे पास ऑप्शन कि या तो उसमें या तो उसमें, ठीक है। और एंड में इसमें और इसमें भी, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो आप, ए में भी और बी में भी मस्ट है भाई साहब, वो दोनों में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास एक तो होगा ये यूनिवर्सल सेट, ऐसे करके, ठीक, यूनिवर्सल सेट। 2 सेट से मेरे पास ए, सेट ए ये रहा मेरे पास, सेट बी ये रहा मेरे पास। अब बेटा वो वैल्यूज़ जो ए में भी आ रही हैं और बी में भी आ रही हैं, सिर्फ हमको सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो ए में भी आ रही हैं और बी में भी आ रही हैं। तो अगर आप वेन डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ये सेक्शन जो होगा मेरा, ये सेक्शन, ये वाला, ये वो वैल्यूज़ हैं जो इसमें भी आ रही हैं और इसमें भी आ रही हैं, तभी तो इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे। मेरे को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में वो वैल्यूज चाहिए होती हैं जो ए में भी आए और बी में भी आए, ठीक है ना। और वो वैल्यूज़ यहाँ से शो हो रही हैं, ये रहा, ये है वो इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन को हम लोग शो करते हैं बच्चा
ऐसे करके ए उल्टा सेमी सर्किल, सॉरी ऐसे जैसे यूनियन में ऐसे बनाते थे वैसे यहाँ पे, ठीक है, ए सेमी सर्किल बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे शो करा जाता है, ठीक है ना, ये होता है वैल्यूज़। ठीक, अब देखो बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि हो सकता है शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना, होता है, शुरू में हम भी हुए थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दोनों को देखो, अब मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी, इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है, और भी ऑपरेशंस हैं वो बाद में देखेंगे, पहले अभी देखो अब इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है ना। अब मैं वो फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ, ठीक है ना, तो पहले बोर्ड इरेज कर लेते हैं। बच्चों देखो ये मैंने बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला है, ये दो सेट्स, वो दो वेन डायग्राम्स है मेरे पास, इसमें इंटरसेक्शन शो हो रहा है, इसमें यूनियन शो हो रहा है, ठीक है बेटा। देखो मैंने ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में इन लोग के बारे में भी लिख दिया है। जब मैं यूनियन का सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा तो लिखूंगा मैं x इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो वो a में बिलोंग करे या तो वो b में बिलोंग करे, ठीक है ना। अब मैं इंटरसेक्शन में आता हूँ, तब मैं लिखूंगा यहाँ पे x इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे एंड लग रहा है, वहाँ पे और लग रहा है, ठीक है ना। या तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे a और b दोनों में बिलोंग करे, यहाँ पे बोल रहा है या तो वो a में बिलोंग करे या तो वो b में बिलोंग करे, ठीक है ना, मतलब कि या तो वो a में बिलोंग करे मतलब a की सारी वैल्यूज़, ठीक है ना, या तो वो b में बिलोंग करे मतलब b की सारी वैल्यूज़, या तो वो दोनों में बिलोंग करे, वो भी केस भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों, जब a और b की बात हो रही है तो हम वो वैल्यूज़ भी रख सकते हैं जो दोनों में बिलोंग करती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार रखेंगे क्योंकि रिपीटिशन हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इन दो केसेस से ही ये एक फॉर्मूला बन के आता है मेरे पास कि अगर मेरे को a यूनियन b पता करना है, ठीक है ना, तो कैसे पता करें। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, अब देखो मैं कुछ पहले बोल के समझाऊंगा फिर एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो मेरे पास अब n a यूनियन b, अगर मेरे को a यूनियन b के एलिमेंट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, जितने एलिमेंट्स a में आए हैं उनको लिखूँगा, प्लस जो b में आए उनको लिखूँगा, और जो इंटरसेक्शन में आए उनको माइनस करूँगा। ऐसा क्यों करा मैंने, पहली चीज़ मैंने ऐसा क्यों करा, अब देखो ध्यान से, मेरे पास दो सेट्स हैं, इसमें कि यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4, और सेट बी है मेरा, उसमें है मेरे 2 4 5 6, ठीक है, ये चार एलिमेंट्स दोनों में है मेरे, इनका मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूँ। आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 और 4 दोनों में है, ठीक है ना, तो मैं इनको बीच में लिखूँगा जैसा कि इंटरसेक्शन में दिखा सकूँ, ठीक है ना। अब देखो ये रहा मेरा सेट बी जाएगा मेरा इस प्रकार से। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा, 2 4 मेरे देखो सेट बी में भी आ रहे हैं और 2 4 मेरे ए में भी आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। अब देखो अब 5 6 और है इसमें, 5 6, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो जब मैं ए यूनियन बी लिखूँगा, ए यूनियन बी मतलब जो सब में है, जब मैं ए यूनियन बी लिखूँगा वो वाली वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ मैं जो इस पूरे में आने वाले हैं, ठीक है ना। जब मैं ए यूनियन बी लिखूँगा, ए यूनियन बी तो लिखूँगा यहाँ पे एन ए, मतलब ए वाले सारे एलिमेंट्स, मतलब 1 2 3 4, ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, तो ये सारे एलिमेंट्स लिखूँगा मैं 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी देखो हम एन ए लेके नीचे एन ए यूनियन बी नहीं लिखा है। एन ए यूनियन का मतलब क्या होता है, एन बेटा मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर्स, तो जब मैं एन ए यूनियन बी लिख रहा हूँ मतलब मैं कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। तो मैं जब मैं ये लिखता हूँ तब मैं बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स की, ठीक है ना। जब मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ तो मैं पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो उसी वक्त उसको रिवाइंड करना, ठीक है ना। ये मत करना कि पूरा वीडियो देख ले फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। जब तक एक चीज़ समझ में ना आए तब तक उसी चीज़ को रिवाइंड करके देखते रहना, और रिवाइंड करने पर भी समझ में ना आए तो भाई मेरे पास आना, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। अब देखो जब ए यूनियन बी जब मैं लिख रहा हूँ, अरे ये कैसा ब्रैकेट लगाया, जब मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तब क्या कर रहा हूँ मैं एन ए जब मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ तो मैं ए के सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना, प्लस बी के सारे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, मतलब 2 4 5 6, 2 4 5 6, ठीक है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2 4 4, ठीक है। अब देखो बच्चा ये क्यों करा जाता है बेटा, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं ये माइनस नहीं करूँगा ना, अगर हम लोग ये माइनस नहीं करेंगे तो बेटा अगर देखो ये मैंने माइनस नहीं करा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना जो रिपीट हो रही हैं, उनको हम लोग 2 बार काउंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन देखो हमने एक बार माइनस कर दिया,
क्यों? इसलिए करा जब हम Na लिखते हैं तो हम Na के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जब लोग NB लिखते हैं तो हम लोग NB के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो जब मैं सिर्फ Na और NB लिख देता हूँ तो वहाँ पे आप देख पा रहे होगा अगर ऐसा इंटरसेक्शन उसमें हो रहा है तो उससे ये होता है कि जो वैल्यूज़ A में थी वो हम दोबारा काउंट कर लेते हैं B में जाके, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग एक एलिमेंट को 2 बार काउंट कर लेते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक बार हमको इसको माइनस करना होता है, एक बार इंटरसेक्शन उसमें हम लोग को माइनस करना होता है। क्यों? जब माइनस करते हैं हम लोग वाली वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं जो रिपीट हो रही हैं। जब रिपीट वाली वैल्यूज़ हट जाती हैं तो मेरे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स बचते हैं जो एक ही बार उसमें आए हुए हैं, ठीक है ना? जैसा कि आप यहाँ से अगर मैं ये सेट जो बना है इसके बाद मैं यूनियन लिखूँ अगर, तो मेरे पास यूनियन क्या आएगा? मेरे पास आएगा यूनियन 1 2 3 4 5 6। तो देख पा रहे होगे आप जो बीच में इंटरसेक्शन हुआ ना 2,4 का, वो मैंने सिर्फ एक ही बार काउंट करा, ठीक है? इसलिए मैंने सिर्फ एक बार लिखा है इसको यहाँ पे, है कि नहीं? अगर मैं ये माइनस ना करता तो मैं इस तरीके से सेट लिखता। अगर ये जो मेरा ये वाला फॉर्म है ना, अगर मैं ये ना लिखता तो मैं इस तरीके से सेट बनाता। कैसे? 1 2 3 4 2 4 5 6। देख पा रहे हो ना आप? अगर मैं ये इंटरसेक्शन वाला चीज़ माइनस ना करता तो इस तरीके का सेट बनता। और आपको पता है कि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2 4 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन को एक बार माइनस करते हैं, ठीक है ना? तो ये था। अभी देखो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो बेटा आगे जाके हम लोग अभी तो सिर्फ 2 ही सेट्स देख रहे हैं, आगे जाके कंडीशन आती है कि जब हम लोग 3 सेट की बात करते हैं जहाँ पे मतलब इस तरीके का वेन डायग्राम बनता है, एक ये और तीसरा भी आता है ये वाला, तो उसमें तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको बार बार देखना। और आज मैं सिर्फ यही 2 ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को देखना और ना समझ में आया तो दोबारा रिवाइज करना, ठीक है ना? एक और चीज़ बता देते हैं आपको, ये तो वाला केस हो गया जब देखो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब हटाने वाला हूँ मैं, नोट कर रहा होगा, नोट करना है, ठीक है ना? ये सब हटाया मैंने। एक केस ये भी आता है, जैसे मान लो मेरे पास एक वेन डायग्राम है, सेट A यहाँ पे है, सेट B यहाँ पे, मतलब बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो अब अगर मैं यूनियन निकालूंगा बेटा, तो मैं Na की वैल्यू रखूंगा, जो भी Na की वैल्यू हो, ठीक है ना? ऐसे मान लो इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है ना? तो जब मैं A यूनियन B निकालूंगा तो Na मतलब 4 प्लस NB मतलब 4 माइनस A इंटरसेक्शन B। अब आप देख पा रहे होगे कि इसमें इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने वाले हैं, तो यहाँ पे -0 कर दो, ठीक है ना? और यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 8। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हो गए? 8। तो इस तरीके से मेरे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं, 2 क्या, एक ही फॉर्मूला है लेकिन उनको 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। कि पहला केस जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, दूसरा केस जब वो एकदम अलग अलग हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना। जब अलग अलग होंगे तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगी, जब वो अलग अलग होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो तब फॉर्मूला बन जाता है Na यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB। और वाला केस कब आता है बेटा? वाला केस आता है डिसजॉइंट सेट्स में। ये भी एक ऑपरेशन होता है, ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लो, जितना मैंने आज बताया आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, बस आप वही पढ़ो और उसी का रिपीटिशन, उसी को देखते रहो बार बार, उसी का फॉर्म देखो। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो बेटा, देखना ज़रूर। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बता रहा हूँ आपको। तो इसको अच्छे से मतलब कंठस्थ कर लेना मस्तिष्क में अपने, ठीक है ना? और इससे क्वेश्चंस लगाना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय।